चलो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यू टॉपिक, बहुत ही नया सब्जेक्ट विच इज़ फोक कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है ना, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के लोकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे। पहले तो थोड़ा सा बता देता हूँ सिलेबस के हिसाब से। तो दिस कम्स अंडर द पेपर 6 पार्ट 3 इन योर मेंस। मेंस में कहाँ पर होगा ये? पेपर 6 पार्ट 3 पे। ठीक है ना, और पेपर 6 पार्ट 3 एवरी ईयर फ्रॉम दिस पोर्शन। अगर इस पोर्शन से अगर बात करोगे तो एक तो हम लोगों ने ट्राइबल पढ़ा था, तो ट्राइबल अराउंड 40 मार्क्स आता है, या कभी कभी 35 आता है। और इफ 40 देन दिस पोर्शन विल कम फॉर 35 मार्क्स, अदर वे अराउंड इट विल कम फॉर 35 मार्क्स, इट विल कम फॉर 40 मार्क्स। तो जितना ट्राइबल इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंस होल्ड करता है हमारा कल्चर एस्पेक्ट, क्योंकि दोनों में सिमिलर चीज़ ही, मतलब सिमिलर एस्पेक्ट्स में दोनों चीज़ों को हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, वन थिंग। नंबर 2 फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर आप बात करोगे तो कल्चर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा प्रीलिम्स में भी अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक है ना, ट्राइब्स और ये दोनों मिलाकर लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं अगेन, तो ये मान के चलो 5 to 7 क्वेश्चन मे कम फ्रॉम दिस पोर्शन ऑल्सो। ठीक है, तो 5 से 7 क्वेश्चन हो सकता है इस बार कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए। ठीक है ना, मैंने कुछ क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछ रहा हूँ बेसिक, कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और इंस्टाग्राम पे एक अलग से ब्रॉडकास्ट कर रखा है, तो वहाँ पे कुछ पूछा हुआ है, एंड आई आंसर दोज क्वेश्चंस एन एवरी सैटरडे। ठीक है ना, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा मैं रिपीट नहीं करने वाला, जो क्लास में समय में आ गया मैं किसी के लिए रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट, क्योंकि मेरे को अभी आपको पढ़ा के लेके चलना है आगे। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा बिलासपुर एकेडमी का, उस पर भी कुछ क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ मैं रेगुलर, और जो इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ पर भी। ठीक है, बट मेरा कहना होगा टेलीग्राम को ज़्यादा फॉलो करो, इंस्टा मत चलाओ, नहीं तो रील देखने लगोगे। ठीक है, अगर आप इंस्टा चलाने के बाद रील नहीं देख के सच में स्टडी पर्पज से जुड़ रहे हो तो बात एक अलग है, नहीं तो उसको तो मत देखना, आप टेलीग्राम पे ही देखना अगर देखोगे तो। व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पर मैं डेली एक क्वेश्चन एकदम बेसिक, ठीक है ना, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इस तरह के कुछ क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ, जिसको सबको कल्मिनेट करके एवरी सैटरडे आई विल गिव द आंसर्स कि हाँ हमारे पास ओपिनियन क्या आया, पब्लिक ओपिनियन कितना था, क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करेगा, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा उसके हिसाब से मेक द वीडियोस। खैर वो एक अलग का एस्पेक्ट है, उसको हटा देते हैं। अभी आप समझते हैं कि पेपर 6 पार्ट 3 में मेंस में सोशल कल्चर और प्रीलिम्स में दोनों में ये इंपॉर्टेंट होल्ड करता है। ठीक है, फॉर दिस अगर आपको कोई टेक्स्ट बुक की बात करें, नाम तो मैं बता देता हूँ, बट अगेन हिंदी में तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ना है, उसको छोड़े कुछ भी नहीं पढ़ना है अलग से जाकर। बट इफ़ यू आर टू मच क्यूरियस अबाउट टू नो द थिंग्स, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जाग रही होगी तो आप देख सकते हो, बट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पर सब कुछ करा दूंगा। ठीक है, बुक का नाम है समग्र छत्तीसगढ़। समग्र छत्तीसगढ़ एक ये बुक आती है, दूसरी है वृहद संदर्भ, उपकार पब्लिकेशन की। ठीक है, सो देयर आर 2 बुक्स, वन इज समग्र छत्तीसगढ़ एंड अदर वन इज वृहद संदर्भ बाय उपकार पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों किताबों को आपको पढ़ना होगा। क्लियर हो रहा है? अगर आप चाहोगे पढ़ना तो, नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़ना, क्लास नोट्स को पूरा ईमानदारी से फॉलो करना, यू विल हैव एवरीथिंग रिटन इन योर क्लास नोट्स। ओके, चलो, तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया कि कहाँ पर इसका यूज़ है। ठीक है, पेपर 6 पार्ट 3 द सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, वहाँ पर हमको फोक कल्चर मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कल्चर को, जैसे मैंने पहले ही बताया था कहाँ पर, जब ट्राइबल पढ़ रहे थे उसके स्टार्ट में, कि जो कल्चर उसके 3 एस्पेक्ट हैं। इफ़ यू लुक इनटू योर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है ना, हम अपने राज्य को देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो कल्चरल वे पे या जो नॉर्मल सोशल लिविंग है या लोगों को लिविंग है, उसके 3 एस्पेक्ट हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है ऐसे लोग जो विद इन द फॉरेस्ट हैं, जो जंगलों के अंदर रहकर निवास कर रहे हैं, जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं। ठीक है, इनकी स्पेसिफिक कल्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइबल कल्चर। ट्राइबल कल्चर। सिमिलरली ऐसे लोग जो हमारे छत्तीसगढ़ के विलेज एरिया में ज़्यादा करके हैं, एकदम डेंस फॉरेस्ट में नहीं है, जो विलेज एरिया पे है, विलेज एरिया में, यहाँ पर क्या कौन सी कल्चर चलती है? इस कल्चर को बोलते हैं रूरल कल्चर।
और जो अर्बन सिटीज़ में है, अब छत्तीसगढ़ के जो अर्बन सिटीज़ है वहाँ पर भी एक्चुअल में रूरल कल्चर का ही बहुत सारा हिस्सा दिखता है। ठीक है, तो जो अर्बन एरिया है वहाँ पर होगा आपका अर्बन कल्चर। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बात पहले किया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग फिर से देख रहे हैं तो उसको यहाँ पर शुरू से बात करेंगे। ठीक है, तो 3 अलग अलग चीज़ें हैं, एक है ट्राइबल कल्चर, एक है रूरल कल्चर और एक अर्बन कल्चर। अगर हम छत्तीसगढ़ को क्लोजली विटनेस करें और अच्छे से देखें तो अब इसमें से जो रूरल और अर्बन पोर्शन है, ट्राइबल का अपना एक स्पेसिफिक कल्चर है, स्पेसिफिक है इनका, तो उसको हम लोगों ने अलग से ट्राइबल कल्चर के नाम से पढ़ा। ठीक है, जो उसका दूसरा पोर्शन है जो रूरल अर्बन और कुछ एस्पेक्ट ऐसा ट्राइबल्स का भी होगा जो हमारे रूरल कल्चर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, एकदम तो डिफरेंसेस है नहीं। तो एक जो दूसरा एस्पेक्ट है जो रूरल और अर्बन एरिया में आप ज़्यादा देखोगे उसको बोलते हैं फोक कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़। तो इट इज मोर रिलेटेड विद द रूरल एंड अर्बन सेंटर, दो सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ ट्राइबल इज ऑल्सो देयर। ठीक है, पर ज़्यादा करके किससे रिलेटेड है, अर्बन और इधर से। एंड दिस कल्चर इज लार्जली एनसर्कल्ड अराउंड एग्रीकल्चर। ठीक है ना, ये लगभग एग्रीकल्चर के आसपास ही होता है। हम अपने फेस्टिवल को देख लेंगे, यहाँ पे डांस देख लो, आप म्यूजिक देख लो, जो क्या है वेरिएबल्स हैं, किसी भी एस्पेक्ट को आप देखो तो वो सारे के सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं किससे इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे या किससे जुड़े हुए होंगे, हमारे जो एग्रीकल्चर है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ तो हमने हरेली मनाया, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो पूरा तीजा हुआ। ठीक है, हार्वेस्टिंग होगा तब वहाँ पर हम लोग नवाखाई बनाएंगे, उसके बाद दिवाली की फेस्टिवल होगी। तो हर एक चीज़ इस तरीके से डांस, सिंगिंग, ये सब भी जो चीज़ें हैं उसी फेस्टिवल में डांस कर रहे होंगे, उसी फेस्टिवल में गाना गा रहे होंगे, पेंटिंग्स बनाई जाएंगी छत्तीसगढ़ में अलग अलग ओकेजन्स पे। तो इस तरीके से बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो सोशल लाइफ का जो एग्रीकल्चर से ही क्या हो रहा है, डिसाइड हो रहा है या एग्रीकल्चर सीजन के इन एंड अराउंड घूम रहा है। ठीक है, तो वैसा एक कल्चर है जिसको बोलते हैं फोक कल्चर। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं कि वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हो, बट लार्जली अगर देखोगे तो एग्रीकल्चर सीजन के इन एंड अराउंड ही ये सारे के सारे चीज़ घूम रहे हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं फोक कल्चर। ओके, तो पहले फोक कल्चर ये सब चीज़ को हटाकर सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, क्या होता है कल्चर। तो व्हाट इज कल्चर, चलो उससे भी थोड़ा सा आसान करता हूँ, कल्चर तो पहले बाद में। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल, क्या पूरा बोलना, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, वो क्या है, ये सोसाइटी बन गया। कहीं पर कोई भी ऐसी रह रहा है, वो लोग रह रहे हैं वो आपस में, वो जो सब सोसाइटी बना लिए। हाँ है ना, सोशल रिलेशन खूब है उनके बीच, रोज मिलते हैं आपस में, पर सोसाइटी बन गया क्या, वो सोच ठीक है, वो सोशोलॉजिस्ट ने बोल दिया वेब ऑफ सोशल रिलेशन, पर क्या वेब क्या है, वो वेब को तो एक्सप्लेन करो। आइडियोलॉजी ऑफ, चलो कुछ एक हद तक थोड़ा सा आगे बढ़े, कहीं ना कहीं जिसमें शेयर्ड वैल्यूज होते हैं, ये बोलो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया विद अ शेयर्ड वैल्यूज। और अब एरिया अप्रोच भी खत्म हो चुका है, तो ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम वैल्यूज वही होंगे काफ़ी। आज हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, ग्लोबल सोसाइटी है, तो हम ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम एरिया तो नहीं बोल सकते, या तो फिर बोलेंगे अर्थ इज एन एरिया। तो एरिया कितना बड़ा होगा वो सोशियोलॉजी डिफाइन नहीं करता, ज्योग्राफी डिफाइन कर देगा कि एरिया इतना स्क्वायर किलोमीटर होगा, पर सोशियोलॉजी कभी एरिया को डिफाइन नहीं करेगा। सोशियोलॉजी के लिए एरिया कहाँ तक होगा, जहाँ तक वैल्यू सिस्टम या बिलीफ सिस्टम सिमिलर है। वी एज अ ह्यूमन रेस लिव इन अ ह्यूमन सोसाइटी, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन हमारा वैल्यू सिस्टम सेम। तो सोशियोलॉजी क्या बोलता है, पहली बात तो सोसाइटी क्या है पहले थोड़ा समझो। सोसाइटी क्या बोल रहे हैं हमको कि कोई भी एक रीजन है, कितना बड़ा भी हो सकता है, उसका कोई वो नहीं है, किसी भी रीजन में रहने वाले लोग, वहाँ पर जो पीपल रहते हैं उनकी जो क्या है शेयर्ड वैल्यूज़, जो आपस में वैल्यू को शेयर कर रहे हैं, मतलब एक जैसे वैल्यूज़ के साथ रहते हैं। ठीक है, और इस तरह के शेयर्ड वैल्यू के साथ कॉमन लिविंग, एक साथ रहना, इज कॉल्ड एज सोशल लाइफ। इसको क्या बोलते हैं, सोशल लाइफ।
मतलब सबसे पहली बात होती है सोसाइटी। सोसाइटी किसको माना जाएगा? जहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं और रहने के बाद उनका जो वैल्यू सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, आइडियोलॉजी है, थॉट है, थिंकिंग है, वो लगभग सिमिलर है। ये लगभग वो क्या है? सिमिलर है। तो उसको क्या बोलते हैं? सोसाइटी। वो सभी लोग क्या होते हैं? कॉमन लिविंग में रहते हैं। कॉमन लिविंग मतलब एक ही जगह है, वहीं पर वो रह रहे हैं, और इसलिए उनके बीच में क्या है? शेयर्ड वैल्यूज है। तो इस तरह का जो लिविंग है, इस लिविंग को क्या बोलते हैं? सोशल लाइफ। अब सोशल लाइफ के दो एस्पेक्ट होते हैं। कोई भी सोशल लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सोशल लाइफ के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। पहला, फर्स्ट एस्पेक्ट इज सिंबायोलिक। सोशल लिविंग का एक एस्पेक्ट हो सकता है सिंबॉलिक एस्पेक्ट, कि नहीं हो सकता। और एक होता है एक्सप्रेसिव। एक होता है जो हम एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है ना। तो दो ही हो सकते हैं, एक्सप्रेसिव। दो तरीके से हो सकता है। हम लोग एक ग्रुप में रह रहे हैं या आप किसी भी फैमिली में रह रहे हो कहीं भी, वहाँ पर दो एस्पेक्ट होंगे, एक सिंबॉलिक एस्पेक्ट होगा और एक होगा आपका एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट। ठीक है, घर पे आप जा रहे होगे तो बात कर रहे होगे, लैंग्वेज बोल रहे होगे, एक्सप्रेसिव हो कि आज मेरे को ये खाना ला के दो, मुझे कोई एक चीज़ चाहिए, तो घर वाले बोल रहे होंगे आपस में, या लिख के दे रहे होंगे कि ये काम कर लेना, होता है ना। तो कहीं ना कहीं आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, इधर इन द राइटर रिटर्न और इधर इन द बाय वर्ड्स। और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं केवल उसको सिंबॉलिक फॉर्म पे ही आप बताते हो और उसी से वो समझ जाते हैं अगले, क्योंकि हम सभी का एक कॉमन वैल्यूज हम उसको समझ पा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर सिंबल को आपने आइडेंटिफाई कर रखा है, जैसे कि एक पर्टिकुलर सिंबल को आपने आइडेंटिफाई कर रखा है, भले ही वो सिंबल एग्जिस्ट करता है नहीं करता है बात अलग है ना। क्या है ये? कौन बोला है फिगर है? चल बाहर, निकल बाहर, बाहर जा। सिंबल है तो कुछ तो उसका मीनिंग है ना, वो बनने की कोशिश कर रहा है। ये तो ऐसा ही है और भेज रहा है रोज व्हाट्सएप में बना बना के। घर पहुंचते ही व्हाट्सएप खोलते हुए ये लो ये लो, क्लास में भी इंतजार नहीं हो रहा है और बात कर रहा है वहाँ पे कि सिंबल है। क्या है वो? हार्ट है, पूरा बढ़िया वाला दिल है ना, ठीक है ना। ये पूरा एकदम क्या चल रहा है? इधर लव चल रहा है, लव का पीक है ये, पीक, ठीक है। तो ये सिंबल आपको एक्सेप्टेबल है कि नहीं? पता है ना, ये सिंबल हार्ट का सिंबल हमने बनाया है, इसका मतलब लव है। हार्ट ऐसा नहीं दिखता, हार्ट बहुत अलग है, पर ये सिंबॉलिक हमारे कल्चर के लिए कि हम इससे भी लव को एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। अभी लव को और एक्सप्रेस कैसे करते हो? नहीं कर रहे उससे भी, और क्या है ऐसा? अच्छा, वो वाला भी चाहिए ऐसा? यहाँ भी? हाँ, कौन सा? अरे मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग बताया। हाँ, और कौन सा? तो आंख नॉर्मल रहता है उसका। अच्छा, ऐसा? ऐसा? अच्छा, वो अलग बना के बता रहे हैं। अरे यार, तेरे कॉपी के पहले पेज में सब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये सिंबॉलिक है। बोले ही हमने क्या किया? प्यार का इजहार कर दिया, सिंबॉलिक फॉर्म। तो एक होता है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव में ये कोमेज घर जाके टेक्स्ट करता है, उसमें भी अलग अलग तरीके हैं। कभी ये लिख देता है, कभी क्या लिखता है? आई लव यू, है ना। कभी कभी पूछता है यू लव मी, आंसर आता है नो। स्टिल से नहीं, फिर भी मैं आई लव यू, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे चीज़ हो सकता है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से एक्सप्रेसिव है। ये एक्सप्रेशन क्या हुआ? रिटर्न, ठीक है, इसी को बोल सकता है। तो सोशल लाइफ जो हमारा एक शेयर्ड वैल्यूज, हम लोग कॉमन सोशल लाइफ में रहते हैं, वहाँ पर वी हैव द शेयर्ड एस्पेक्ट। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, या तो सिंबॉलिक होता है या एक्सप्रेसिव होता है। तो जब सोशल लाइफ के अंदर ह्यूमंस के द्वारा या जो भी व्यक्ति है उसके द्वारा जिस भी तरीके का सिंबॉलिक या एक्सप्रेसिव वे में अपने लाइफ को रिप्रेजेंट करा जाता है, उसे कल्चर बोलते हैं। एकदम सिंपल से भाषा बोलो,
अब चाहे वो फूड हो, फूड को एक्सप्रेसिव है वे है, डांस है, म्यूजिक है, वो किसी भी तरीके का हो, वो सब कॉमन मिलकर क्या कहलाते हैं? कल्चर कहलाते हैं। कल्चर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन सा? कल्चर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द टू पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा इसका? मटेरियल कल्चर। एक होता है क्या? मटेरियल कल्चर। मतलब जो सोशल लाइफ में क्या है? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो उस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अर्बन कल्चर में मटेरियल ऑब्जेक्ट में क्या देखेंगे? अर्बन कल्चर विल हैव द, अगर हम निकलेंगे वहां पर तो रोड में बड़े बड़े कार, अच्छे अच्छे कार होंगे, ठीक है ना। उनका जो मटेरियल कल्चर में देखेंगे तो उनके इक्विपमेंट्स बहुत डिफरेंट होंगे। सोशल लाइविंग में जाओगे तो उनके मटेरियल कल्चर अलग होंगे। वहाँ बुलक कार्ट्स आपको दिखेगा, अब खैर डेवलप हो चुका है। अब बुलक कार्ट्स का जगह ले लिया है स्विफ्ट डिज़ायर ने। भारत का नया बुलक कार्ट का नाम है स्विफ्ट डिज़ायर। उतरे ही चलते हैं दोनों, आवाज़ बराबर है, खड़ 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 खड़, ठीक है ठीक है, दोनों एक बराबर है। लेकिन आज बुलक कार्ट को स्विफ्ट डिज़ायर ने रिप्लेस कर दिया है लगभग, ठीक है। आज गाँव में हर घर में स्विफ्ट डिज़ायर है। इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली कार अभी बन गई है, हाँ, वैगनार। वो बुलक कार्ट से भी कमज़ोर थी, वो बैला गाड़ी भी नहीं, वो क्या बुलक कार्ट भी नहीं, तो वो हाथ से नहीं खींचते थे वो है वैगनार। हाँ, एक लाए थे नैनो, हाँ, बच्चे लोग ऐसे करते नहीं थे, आगे जाता था नैनो मेरे को उतना ही लगता है, उसको ऐसे कर खींच दो जोर से तो चला जाएगा आगे इतना सा तो नैनो था यार। एक बार नैनो लेके हम लोग निकल गए 5 मिनट, 5 लोग थे भाई नैनो में। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात थी, 5 लोग थे हम लोग नैनो में, ठीक है। नैनो बस इतना ही था मेरे ख्याल से। एक ऐसा आया होगा रोड ऐसे हल्का सोटा, नैनो बोला नहीं, फिर हम लोग उतरते थे, फिर वो एक आदमी चलाता था ऊपर, फिर जाके बैठते थे। तो ऐसे करते करते हमने नैनो को एक पहाड़ में चढ़ा दिया, ठीक है, उतर के, मतलब पैदल ही गए थे कहने का तात्पर्य है कि नैनो से हम पैदल ही गए थे। ओके, हटाओ उसको। खैर, तो स्विफ्ट डिज़ायर आज का मॉडर्न डेज का बुलक कार्ट, ठीक है ना। तो लिखो यार, तो वो क्या है? वो मटेरियल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे गांव में हो चाहे आप शहर पे हो। तो एक होता है कल्चर का एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं मटेरियल कल्चर, जो कि किसी भी लिविंग सोसाइटी पे, किसी भी सोशल लाइफ के अंदर देखने वाला क्या होगा? जैसे हम कोई सोसाइटी के पार्ट है तो वहाँ जो हमको सामान या वस्तु मिल रहे, उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल कल्चर का हिस्सा। तो कल्चर क्या है? कुछ इस तरीके का बिलीफ सिस्टम, या बोल सकते हैं कुछ इस तरीके का सिंबॉलिक, और दूसरा कौन सा एस्पेक्ट है? एक तो सिंबल फॉर्म पे हो सकता है, दूसरा एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट। जो भी हम एक सोशल लाइफ में सिंबॉलिक जेस्चर्स दे रहे हैं या वो एक्सप्रेसिव है, वो दोनों ही सोसाइटी का पार्ट है और वही हमारा कल्चर है। तो सिंबॉलिक के कई तरीके हो सकते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव हमारा क्या दिख रहा है? दूसरा है जो एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट है। दोनों फॉर्म में हम लोग अपने आप को इंक्लूड करते हैं। बट जो भी कल्चर हो, चाहे वो मटेरियल कल्चर हो, चाहे वो नॉन मटेरियल कल्चर हो, कैसा भी कल्चर हो, कल्चर की अपनी कुछ क्या है? बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है ना। क्या फीचर्स होते हैं कल्चर की? व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ कल्चर? ये क्या खुल गया? ओके, एक एक करके इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ कल्चर, ठीक है, जिसको संस्कृति बोलते हैं। व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ कल्चर? एनीवन? एक एक करके बताओ। प्रोग्रेसिव होना चाहिए, अब प्रोग्रेसिव नहीं हुआ तो कल्चर नहीं है। कैसा प्रोग्रेस मतलब? और नहीं आए तो बुलक कार्ट ही चला रहे हैं पूरी जिंदगी, तो फिर वो कल्चर नहीं होगा। वो भी तो एक स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर होगा ना। तो कहीं ना कहीं ठीक बोल रहे हो, लेकिन तो कल्चर क्या होता है? इट इज एंशियंट बट इट इज कंटिन्यूअस। वो बहुत पुराने समय का है, बट वो क्या हो रहा है? कंटिन्यू कर रहा है। अब कंटिन्यूटी में इट में चेंज इट्स फॉर्म, जैसा आप बोल रहे हो प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में वो हो सकता है वो अपने चेंज करे फॉर्म को, या वो ना करे चेंज फॉर्म को, पर वो कंटिन्यूअस है। मतलब गाड़ी बनाया गया था और गाड़ी चल रही थी, तो आज भी गाड़ी बनाया जा रहा है और गाड़ी चल रही है। अब गाड़ी के तरीके बदल गए, वो एक अलग चीज़ है। बुलक कार्ट बिकम द कार, कार कैन बिकम ट्रेन, समडे बुलेट ट्रेन, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, वो एक एस्पेक्ट है। बट जो मूवेबिलिटी है कल्चर की, कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे,
वो होता रहेगा, दैट विल नॉट स्टॉप। तो वो होता है कल्चर। ठीक है, लिखोगे कल्चर इज एंशियंट इन ओरिजिन, द कल्चर्स इज एंशियंट इन ओरिजिन and can transform with change in time, can transform with the change in time, and hence it is an continuous aspect of social life, and hence it is an continuous aspect of social life। तो कल्चर क्या है, एंशियंट होता है, वो एक कंटिन्यूस होता है। ओके चलो नेक्स्ट। हाँ यूनाइट पीपल विद कॉमन, वो रहते हैं इसलिए वो बना है, बोल सकते हो, लेकिन फिर भी कल्चर यूनिवर्सल है। हाँ है, यूनिवर्सल तो है। हाँ दोनों ही है, ठीक है, ठीक है ना। तो कल्चर की अगर हम लोग फीचर देखेंगे तो कल्चर इज एन यूनिवर्सल, बट इट इज ऑल्सो रीजनल एंड सब रीजनल। तो ये यूनिवर्सल भी है, ये रीजनल भी है, और ये सब रीजनल भी है। बट हर जगह जहां पर भी जाओगे वहां कल्चर डेफिनेटली होगा। तो द फॉर्म ऑफ कल्चर में वेरी, कल्चर वेरी कर सकता है, उसका फॉर्म थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो रीजनलिज्म हो सकता है, उसके अंदर सब रीजनल ग्रुपिंग्स हो सकती है, बट अल्टीमेटली कल्चर तो डेफिनेटली होगा। लिखोगे कल्चर इज यूनिवर्सल इन नेचर, कल्चर इज यूनिवर्सल इन नेचर but the universality of culture may have the regional and sub-regional culture within it, may have the regional and sub-regional culture within it। अभी क्लियर है? हाँ, इसके बाद मल्टी डायमेंशनल होता है। हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स के बिना कल्चर कैसे होगा, ठीक है ना। एक चीज़ से लेके थोड़ी कल्चर, मेरे कल्चर में एक ही चीज़ है, हम बस बोलते हैं, हम सब साथ में रह के सिर्फ बोलते हैं और कुछ नहीं करते, ऐसा तो नहीं। कल्चर सिंपल बात है कि मल्टी डायमेंशनल होगा ही होगा। देखो कल्चर इज मल्टी डायमेंशनल इन ऑल इट्स एस्पेक्ट, in all its aspect। For example, within a group of people there are multi-dimensional ways to express their views, there are multi-dimensional ways to express their views, there are multi-dimensional ways to express their views। including written, oral or in symbolic way, एक कल्चर के लिए बोला था कि कल्चर इज एसिमिलेटिव एंड एडेप्टिव, इट इज एन एसिमिलेटिव एंड एडेप्टिव। कि एक कल्चर जो होता है वो क्या करता है, बाकी सारे कल्चर को अपने अंदर मिला लेता है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कल्चर होता है वो नए कल्चर के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। और जब तक कल्चर में एसिमिलेशन और अडेप्टेशन नहीं होगा तो कल्चर क्या नहीं हो पाएगा, कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रेक हो जाएगा। वो या तो क्या होगा, दूसरा कल्चर आके कंप्लीटली इसको रिप्लेस कर देगा, तो अल्टीमेटली उस कल्चर का एग्जिस्टेंस क्या नहीं होगा, होगा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा। जैसे हिंदू कल्चर है, ये हिंदू कल्चर क्या बोलते हैं, इंडियन कल्चर है। तो इंडियन कल्चर में अगर आप देखोगे तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से जैसे हैं वैसा हैं, पर हमने बाकी हर चीज़ को एसिमुलेट भी किया है। वी हैव एसिमुलेटेड मैनी वेस्टर्न आइडियोलॉजीज। आज आप लोग ही देख लो, ठीक है ना,
everybody is wearing western outfit, none of you is wearing the Indian outfit, but you all can speak English, टूटा फूटा ही सही, है ना, हर शब्दों के बाद लगा के हम इंग्लिश चला लेते हैं, और क्या। कई लोगों को देखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट इज, ठीक है ना, हमारे यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज, इंग्लिश आ नहीं रहा है लेकिन दो चार वर्ड के साथ अपन इंग्लिश निकाल लेते हैं। देयर वॉज अ सॉइल विच इज ब्लैक इन कलर, इज वॉज दोनों है लेकिन बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी तरीके से हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है। अब एकदम ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में है जिसको बिल्कुल भी वो हिंदी मीडियम में पूरा पढ़ा हो, सब कुछ किया हो, बट स्टिल वो इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स को जान जाएगा, होता है ना। कैसे सर, बचपन में एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी होता था इसलिए नहीं, अगर नहीं हो तो कहीं से सुन के, कहीं से सीख कर, हाँ हाँ, वही मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी फॉर्म पे उसने उस चीज़ को देख लिया होगा या जान लिया होगा, और उसको वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, उसने अपने कल्चर को डिटोरेट नहीं किया। वी ऑल आर लिविंग इन द इंडियन कल्चर विद आवर प्राइम लैंग्वेज हिंदी, तो हम लोगों ने उसको ख़त्म नहीं किया है, बट वी एक्सेप्टेड द अदर कल्चर ऑल्सो, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है ना कोई कि मैं बस इंडियन कल्चर मानता हूँ, धोती वोती पहन कल से आ जाओ, फिर सिंपल सी बात है ना यार। और अगर सच में कोई धोती पहन के आ गया तो सब उसी की तरफ देखेंगे कि कब खुलेगी अरे मतलब ठीक है ना, क्योंकि डर इसी बात का है कि धोती खुलना जाए, इसलिए नहीं पहन रहे हैं लोग, ठीक है। तो बात वही है। तो क्या है, इट इज़ एन एसिमिलेटिव एंड एडेप्टिव इन नेचर। तो लिखोगे द कल्चर इज always assimilative, that is it allow and ready to accept the other culture, it allow and ready to accept the other culture, it is adaptive in essence, ESSENCE, in essence, that to maintain the continuity, it is ready to change and transform, ओके। नेक्स्ट वन, कल्चर कैसा होता है, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड टॉलरेंट, नए से नई चीज़ों को आने देता है और वो टॉलरेंट होता है, ठीक है ना। हर चीज़ क्या होता है, एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ टॉलरेशन। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि हिंदू कल्चर में ही कि मुस्लिम के कोई एलिमेंट्स हैं उसको हम ले सकते हैं, लाइक भक्तिज्म हैज टेकन द एस्पेक्ट ऑफ सूफिज्म, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ एस्पेक्ट जो है जो उसको हम अपने अंदर ले सकते हैं। तो इट इज़ बोथ ऑफ फ्लेक्सिबल एंड टॉलरेंट। तो कल्चर इज फ्लेक्सिबल एज it allows the other elements within it and is tolerant within it, and it is tolerant at the culture as a culture believes in the common existence. कल्चर क्या होता है, डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक यूनिटी के अंदर, मतलब एक सिस्टम में जितने लोग हैं वो सब क्या है, यूनिफाइड है, बट उनके अंदर कितनी डाइवर्सिटी उसको भी कल्चर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो लिखोगे कल्चर रिप्रेजेंट द
डाइवर्सिटी within it, diversity within it, and the unity among the diversity, and unity among the diversity. now एक पैराग्राफ वाइज लिखो. in Chhattisgarh culture, in Chhattisgarh culture, the tribal culture, in Chhattisgarh culture dash करके the tribal culture, comma, the folk culture, ब्रैकेट लिखो उसमें, including the culture of rural and urban area, can be witnessed, close the bracket, comma, can be witnessed, can be witnessed. In our culture, the many aspects of both material and non-material, the many aspects of both material and non-material can be seen like ठीक है. तो बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं, जैसे कि क्या क्या, ठीक है. सो लाइक क्या क्या होगा, मैनी एस्पेक्ट्स कैन बी सीन. तो देखते हैं उसमें क्या क्या दिखेगा. यहीं से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लैंग्वेज, ठीक है. लैंग्वेज के साथ क्या देखने को मिलेगा, फूड. फूड के बाद क्या दिख सकता है, डांस. फेस्टिवल्स, पेंटिंग, हाँ, फोक थिएटर आर्ट्स, हाँ. और कौन से आर्ट, क्या दूसरे प्रकार के नाम बताओ. मूर्ति मेकिंग है, हैंडीक्राफ्ट्स, मूर्ति मेकिंग, मूर्ति मेकिंग बोल रहा है यार, हैंडीक्राफ्ट्स. देन we also have the various type of belief system, thought and belief system, including the saints of छत्तीसगढ़. जो छत्तीसगढ़ के सेंट्स हुए, उन्होंने लोगों के कई बिलीफ को जगाया. गुरु घासीदास, तो ही कम अप विद द सतनाम पंथ, कबीर पंथी. तो क्या है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बिलीफ और थॉट सिस्टम है. बिलीफ एंड थॉट, बिलीफ प्लस थॉट्स, विच इज गिवन बाय सेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है. तो हैंडीक्राफ्ट के साथ ये चीजें. इसके बाद क्या है, क्लॉथिंग पैटर्न, कपड़े, हाँ बिल्कुल आएगा. क्लॉथिंग. इसके साथ क्या हो सकता है, लिटरेचर. तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मिलकर क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ का कल्चर बना है. ठीक है. तो लिख लो उसको, लाइक फोक थिएटर, लैंग्वेज, लिखना है, कहाँ लिखे हो, अच्छा, लैंग्वेज, फूड, डांस, म्यूज़िक, फेस्टिवल, पेंटिंग, फोक थिएटर हो गया था, हैंडीक्राफ्ट्स, क्लॉथिंग, थॉट एंड बिलीव्स, ब्रैकेट ऑफ सेंट्स, लिटरेचर. अब समटाइम्स इफ आई ड्रॉ सर्टन डायग्राम्स इन द बोर्ड, बना लिया करो, इससे छोटे नहीं हो जाओगे.
कि नहीं हम अपना वाला ही बनाएंगे। वाई? बिकॉज एग्जाम में उतना स्पेस होगा जितने में लिखना होगा और ये डायग्राम आपको हेल्प कर रहा होगा। तो कुछ पर्पसफुली किसी चीज़ को बनाता हूँ मैं, उसका कोई ऐसा नहीं कि बस मज़ा आ रहा था बना लिया आज, है ना। कई लोग पैराग्राफ में लिख लिए हैं, कई लोग वो लाइन खींच के लिख लिए हैं, खुद ही ज्ञानी बने पड़े हैं। कितने लाइन लगे हैं आपको लिखने में? ऐसा बनाने में तकलीफ हो रहा था, हाथ नहीं घूम रहा था। हाँ गुड। कभी कभी कुछ चीज़ों को पर्पसफुली बनाया जाता है बोर्ड पे कि आप उसको बना लो, जब आप उसको पढ़ोगे तो वो वे दिखेगा आपको, है ना। एग्जाम के ऊपर या घर पे जब पढ़ोगे तो दिखेगा, तो वो पैरामीटर को आप एग्जाम में डाल कर आ पाओगे। ठीक है, एक्स्ट्रा होशियारी नहीं देना है। नहीं बना? इतना बड़ा कॉपी क्यों खरीदो? सर मैं इतने में ही बनाऊंगी, 2 लाइन के बीच बनेगा तो बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाने वाली। जो बोल लो ऐसे बोले ना, इतना बड़ा कॉपी क्यों खरीदो, बनाओ ना अच्छे से। क्या क्या करोगे बचा के? पान खाना है? बचाओ पैसे का। क्या करना क्या चाहती हो? मतलब फिर समझ नहीं आता कि क्यों बचाना है पेज को। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिससे हमारा कल्चर डिफाइन होता है। ओके नाउ अभी थोड़ा सा चलते हैं छत्तीसगढ़ के पहले कि कुछ आइडेंटिफायर्स ऑफ स्टेट्स को देखते हैं, कल्चरल टर्म्स पे और बाकी टर्म्स पे कैसे कौन कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है स्टेट के अंदर और उससे हमारे स्टेट को पहचान मिली। ठीक है, तो मेक द हेडिंग द आइडेंटिफायर्स ऑफ द स्टेट। आइडेंटिफायर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, जिससे स्टेट को अपनी एक पहचान मिल रखी है। कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला लिखिए हेडिंग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ स्टेट। ज्योग्राफी में बता करा दिया क्या? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स नहीं कराया है तो लिखो पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो इंडिकेटर्स, इंडिकेशन लिख दिया मैंने, इंडिकेटर लिखना INDICATOR, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। ठीक है, अब होते क्या है पहले थोड़ा समझ लेते हैं। और ये है क्या चीज़ एक्चुअल में ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स? क्वेश्चन आएगा एग्जाम पे, सोशल एस्पेक्ट में भी आ सकता है और ज्योग्राफी में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूबल थिंग्स हैं। देखो होता क्या है, हम लोगों के अलग पूरे वर्ल्ड में अगर देखोगे तो एक बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का नाम क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ट्रेड प्रैक्टिसेस को पूरा देखती है। दुनिया में जितना भी क्या होता है ट्रेडिंग होता है, किसी भी चीज़ को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसके लिए वो क्या करती है? रूल्स बनाती है। उसके लिए वो क्या बनाती है? लॉ बनाती है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है WTO, ये क्या करती है कि किसी भी तरीके का वर्क ऑफ ओरिजिनल या वर्क जिसको बोलते हैं ओरिजिनल क्रिएशन, कोई ऐसा क्या हो जो कोई ओरिजिनल क्रिएशन हो। ठीक है, नंबर 1 ये चीज़ ध्यान रखना। तो इन ओरिजिनल क्रिएशन को वो प्रोटेक्ट करती है। जैसे आपने मान लीजिए कि कोई नया किताब बनाया, बुक बनाया, या आपने क्या किया कुछ नया एक आध समझ कर सकते हैं लैपटॉप बना दिया, बिल्कुल टोटली न्यू, तो आप क्या कर सकते हो? उसके ऊपर पेटेंट करवाते हैं। पेटेंट जानते हो? तो WTO क्या करती है, जो ओरिजिनल क्रिएशन होती है, पहले सुनो इसको अच्छे से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरीके की चीज़ें करती हैं। जैसे कि होता है, एक होता है कॉपीराइट। क्या होता है? कॉपीराइट, जो कि खासकर लिटरेरी चीज़ों में दिया जाता है, जो लिखने वाला है, लिटरेचर्स, जो लिटरेचर जैसे चीज़ें हैं, बुक्स हैं, ठीक है ना, तो ये सब के ऊपर क्या होता है? कॉपीराइट होता है। बुक हो गया, म्यूज़िक हो गए, सिंगिंग हो गए, क्योंकि म्यूज़िक अगर देखोगे तो भी उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद ही उसको गाया जाता है, तो वो भी एक प्रकार का लिटरेरी वर्क है, दो उसको बाद में हम ओरली गाते हैं। तो ये सब के लिए क्या मिलता है? कॉपीराइट। एक बार आपका कॉपीराइट हो गया तो उसको कोई आपके परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा है तो वो इलीगली यूज़ कर रहा है, और अगर आपने उसको परमिशन दिया है तो वो आप उसके बदले में क्या करेगा? कुछ रॉयल्टी देगा, पैसे देगा। ठीक है ना, बिना पैसे के वो आपके बिना पूछे नहीं कर सकता। इसी तरीके से होता है पेटेंट। आपने कोई नया डिस्कवरी किया है, इन्वेंशन किया है,
कोई नई चीज़ें बनाई हैं उसके लिए होता है पेटेंट। पेटेंट की तरह ही होता है ट्रेड मार्क। ट्रेड मार्क कि इस ट्रेड मार्क के साथ आप कोई भी नया, उसके बिना उस सामान को कोई नहीं खरीद सकता, ठीक है ना, मतलब उस ट्रेड मार्क को और कोई यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि शूज़ के ऊपर ऐसा सीधा लिख के लिख देते हैं नाइक, ठीक है, तो वो नाइक का शूज़ है। अब सेम नाइक का शूज़ मिलता है 4,000 रुपये का और यही मिलता है 400 रुपये का भी, बस उसमें राइट उल्टा रहता है और नाइक की जगह लिखा रहता है हाइक। हाइक के जूते 400 रुपये में, नाइक के 4,000 में, इतना ही फ़र्क होता है क्योंकि वो डायरेक्टली उसका ट्रेड सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते। एडिडास बन गया अबीबास, रिबॉक बन जाता है रिबुक, देखियो ना, तो वो सब क्या है, वो ट्रेड मार्क को क्या नहीं कर सकते, वॉयलेट नहीं कर सकते। तो एक होता है ट्रेड मार्क। ट्रेड मार्क के बाद अगर आप जाओगे तो क्या होते हैं, इसी सीक्वेंस में एक होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, जो कि किसी भी एक ज्योग्राफिकल रीजन जो होता है, ठीक है ना, किसी एक ज्योग्राफिकल रीजन मतलब हमारे अर्थ में कोई एक पर्टिकुलर स्पेस होगा या जगह होगा जो वहाँ की स्पेशलिटी होती है और सिर्फ वहीं मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। क्लियर है? तो ऐसे कुछ क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं। तो इस तरीके से WTO सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। अब इस प्रोटेक्शन को जब WTO ने दिया तो हर कंट्री क्या करती है, अपने कंट्री में जाकर एक ऑफिस खोल रखी है, जिस ऑफिस के थ्रू आप क्या करोगे, इस कॉपीराइट वगैरह के लिए अप्लाई करोगे और फिर आपको कॉपीराइट मिल जाएगा। तो इंडिया में ऐसे ही जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, चेन्नई में। इसकी ऑफिस कहाँ पर है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में चेन्नई में है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो ज्योग्राफी किसी एक पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड चीज़ है उस चीज़ को क्या करते हैं, GI का टैग देते हैं कि अगर अब इस सामान को बेचा जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसी GI से बेचा जाएगा या उस कंट्री स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा या उस रीजन का, ठीक है ना। जैसे क्या होता है अल्फांजो, क्या है ये, मैंगो की एक वैरायटी है, कहाँ को मिला है GI टैग इसका, महाराष्ट्र, ठीक है। तो अलग अलग रीजन, जैसे रसगुल्ला किसको मिला है GI टैग, उड़ीसा, बंगाल को नहीं, सब बंगाल बोले थे एक स्वर में। रसगुल्ला जो है बंगाल में खाते ज़्यादा हैं लोग, लेकिन मिला किसको है, उड़ीसा को, क्योंकि वो उड़ीसा का डिश माना जाता है। वैसे क्या है, कड़कनाथ मुर्गा MP में क्या है, झबुआ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ मिला हुआ है, ठीक है। तो जैसे छत्तीसगढ़ में भी कुछ है, अब छत्तीसगढ़ को करा लेना चाहिए, अभी पेटेंट नहीं कराएंगे तो बाद में देखना नुकसान होगा। अब जैसे देखता हूँ मैं, अभी तो बता रहा हूँ कौन से जो नहीं है, उसमें एक इंपॉर्टेंट है चापड़ा, जो मिर्च जो क्या बोलती है, चीटी की जो चटनी होती है, उसको करवाना चाहिए GI टैग। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं करा रही है। सल्फी, कोई ना कोई स्टेट तो करवा ही लेगा आगे चल के, आज आपके पास यूनिक, आपको कराना चाहिए, पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने नहीं कराया। तो किसी एक रीजन से स्पेसिफिक जो क्या होता है, स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट को उसी रीजन के नाम पे क्या करते हैं, रजिस्टर करा लेना, उसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। और इसी तरीके के कुछ इंडिकेटर्स कहाँ पर हैं, छत्तीसगढ़ में लिखोगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट के आइडेंटिफायर्स में से पहले आते हैं, जिसको हम बोलते हैं GI टैग्स, ठीक है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से और भी बहुत सारे हमारे आइडेंटिफायर्स बनाए रखे हैं, जिसको हम लोग स्टेट आइडेंटिफायर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड कैटेगरी लिखो, स्टेट आइडेंटिफायर्स। जिसमें A होगा स्टेट सिंबल, छत्तीसगढ़ का स्टेट सिंबल, द स्टेट सिंबल ऑफ छत्तीसगढ़। इट वॉज एक्सेप्टेड ऑन 4th of September 2001. It was accepted on 4th of September 2001. ठीक है, स्टेट सिंबल को 4 सितंबर 2001 को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। अब स्टेट सिंबल ऑफ छत्तीसगढ़ दिखाई देता हूँ आप लोगों को इंटरनेट पे, और उसी के साथ लिख भी लेंगे। कल इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, कैसा लगा? बढ़िया सब्जेक्ट है, मज़ा आता उसको पढ़ने में। ये भालू है, ये कुत्ता है, ये शेर है, क्या हो गया? एक दूसरे को क्यों देख रहे हो, क्या हो गया? नहीं आया मज़ा? पूछ रहा हूँ मैं, बढ़िया, अच्छा लगा आपको इन्वायरमेंट पढ़ना? शेर देख रहे थे,
वही सब है उसमें, और क्या है। बढ़िया सब्जेक्ट है वैसे। स्टेट सिंबल्स पूरा ही दे दिया है क्या? क्या क्या नहीं ओपन हो जाता है यार पेजेस में। और क्या है इधर, कुछ और भी लिखा है? चलो इसको बनाओ जल्दी से कॉपी में। जस्ट ड्रॉ दिस वन, द स्टेट सिंबल। सभी इसको ड्रॉ करिए। कॉपी में एक तरफ ड्रॉ करना और दूसरी तरफ उसके बारे में लिखेंगे। जस्ट ड्रॉ दिस वन। ये एक सर्कल है जिसमें क्या है, टोटल 36 फोर्ट्स हैं। आप 36 तो नहीं बना पाओगे, जितना बनेगा बना लो, लिख देंगे बस। उतना बड़ा अशोक स्तंभ बना दिए, खत्म हो गया पूरा स्पेस। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है, अभी ये लिख लो। इंग्लिश में लिखना ना, हिंदी में मत लिख लेना। अभी जाओगे तो यही सब मिलेगा ना आप लोगों के टेबल में, लिखा रहेगा छत्तीसगढ़ शासन, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। फोर्ट के बाहर कहाँ से लाइन बना दिया है? एग्जाम में गलत ना कर देना, तुझको जो दिखाना दिखा ले। यहाँ दिख रहा है, यही दिख रहा है और यही है, ठीक है ना। एग्जाम में लोग काट के जीरो देंगे, फिर मेरे को मत बोलना। हो गया? एक एक घंटा लगा रहे हो बनाने में यार, इसको नहीं बना पा रहे हो तो चलो लिखो, हटाओ। अब नहीं बना पाए, आपकी गलती है, ठीक है। लिखोगे द स्टेट सिंबल, द स्टेट सिंबल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। नंबर 1, द 16 फोर्ट। ये क्या है, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, द 16 फोर्ट, सॉरी 36 फोर्ट, द 36 फोर्ट्स इन ग्रीन कलर। कलर भी ध्यान रखना, कलर भी पूछता है। द 36 फोर्ट्स, FORT, क्यों नहीं लिख रहे हो, फोर्ट्स इन ग्रीन कलर रिप्रेजेंट द एंशियंट 36, सॉरी द 36, एंशियंट नहीं था, मिडिवल पीरियड से, द 36 फोर्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द कलचुरी पीरियड्स। रिप्रेजेंट द 36 फोर्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ ऑफ कलचुरी पीरियड। फोर्ट को क्या बोलते थे, गढ़। यहाँ पर जो फोर्ट, इसका मतलब किला नहीं है, इसका मतलब है गढ़, GARH। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता था, पढ़ेंगे उसको हिस्ट्री में। याद रखना, ये फोर्ट का मतलब किला नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, गढ़, GARH। 36 फोर्ट्स ऑफ कलचुरी पीरियड, ब्रैकेट में लिख लो। द फोर्ट हियर रिप्रेजेंट द गढ़, GARH, गढ़, which is an administrative unit of Kalchuri
विच इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ कल्चुरी पीरियड, क्लोज द ब्रैकेट, विच इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ कल्चुरी पीरियड। तो टोटल 36 फोर्ट्स हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 36 गढ़ को, जो कि कल्चुरी पीरियड में छत्तीसगढ़ में बनाए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो गढ़ आपको क्लियर हो जाएगा, बस याद रखना कि क्या होता है। ओके, उसके बाद अंदर आते हैं। सो ये दो दिख रहे हैं, दिस आर द कॉर्न ऑफ राइस, पैडी या पैडी स्ट्रॉ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो दिख रहे हैं ये दो गोल्डन कलर के हैं, ये इसमें भले कि थोड़ा सा वो दिख रहा होगा अलग कलर, ठीक है ना। तो गोल्डन कलर के क्या है, दो अलग अलग राइस के या पैडी के क्या है, स्ट्रॉ है, या बोल सकते हैं पैडी स्ट्रॉ या पैडी कॉर्न। तो लिखोगे द टू पैडी स्ट्रॉ स्लैश कॉर्न KORN, the two paddy straw or corn in golden color represent the high production of paddy in Chhattisgarh, represent the high production of paddy in Chhattisgarh, ठीक है। तो 36 एरिया बता रहा है। दूसरी बात, हमारे छत्तीसगढ़ में खूब सारा धान का प्रोडक्शन होता है। नाउ ये जो दिख रहे हैं ये दो, ये ब्लू कलर के हैं, विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन, तो लिखोगे द ब्लू लाइन्स या द ब्लू जिगजैग line, the blue zigzag line represent the electricity production of Chhattisgarh, represent the surplus electricity production of Chhattisgarh या electricity production of Chhattisgarh। ये दो ब्लू लाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को बताते हैं। नहीं मत बोलो, बोल्ट एक अलग चीज होता है ना, सिंबल को बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये तीन वेवी लाइन जो दिख रहे हैं इन द ट्राई कलर, द थ्री वेवी लाइन इन ट्राई कलर, वो ट्राई कलर अलग है लेकिन ना, तिरंगा नहीं है। कौन कौन सा है, सबसे ऊपर ऑरेंज, उसके बाद ब्लू और उसके नीचे ग्रीन, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब रिवर्स, वेरियस रिवर्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो लिखोगे द थ्री वेवी लाइन्स, द थ्री वेवी लाइन WAVY वेवी लाइन्स इन ट्राई कलर, द थ्री वेवी लाइन्स इन ट्राई कलर, ब्रैकेट में लिखो ऑरेंज ब्लू एंड ग्रीन, द थ्री वेवी लाइन्स in tricolor orange blue and green represent the various rivers of Chhattisgarh, the various rivers of Chhattisgarh। क्लियर है। तो फोर्ट क्या बता रहा है, क्लियर हो गया। ये क्या बता रहे हैं, रिवर्स को, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को बता रहा है। ये गोल्डन जो है ये पैडी के प्रोडक्शन को। अब इसके अंदर चलते हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, और एक एम्बलम बनाए। लिखोगे इन द सेंटर ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, इन द सेंटर ऑफ द सिंबल स्टेट एम्बलम, इन द सेंटर ऑफ द स्टेट एम्बलम, इन द सेंटर ऑफ द स्टेट एम्बलम, EMBLEM, ये स्टेट एम्बलम है ना, इन द सेंटर ऑफ द स्टेट एम्बलम द अशोक स्तंभ, सॉरी द लॉयन पिलर, द अशोक स्तंभ ब्रैकेट में लॉयन पिलर ऑफ सारनाथ, द लॉयन पिलर ऑफ सारनाथ, क्लोज द ब्रैकेट, इन रेड कलर इज मेड below which सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ब्रैकेट को ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ, अलोन, ALONE, ट्रिम्फ, TRIMPH, सॉरी TRIUMPH, ट्रिम्फ, सिर्फ सत्य की विजय होगी, ट्रिम्फ, TRIUMPH, ट्रुथ अलोन विंस, ठीक है।
तो सत्यमेव जयते, जो कि कहाँ से लिया गया है वर्ड, इट इज टेकन फ्रॉम द मुंडक उपनिषद। अभी मत लिखना, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ का जो स्टेट एम्बलम है, ब्रैकेट में उसमें लिखो, हेडिंग क्या लिखे थे, स्टेट एम्बलम ना, सिंबल लिख देते, स्टेट एम्बलम करो ना, सिंबल नहीं, स्टेट एम्बलम होगा ना, मैं सर सिंबल बोल दिया था। स्टेट एम्बलम, ये हमारे स्टेट का एम्बलम है। जब आप लोग स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करोगे तो आपके ऑफिस में होगा, आपको जो सील मिलेगा उस सील में होगा, सील जब लगाओगे तो यही होगा, उसके ऊपर अपना नाम लिखोगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इफ़ यू बिकम द ऑफिसर, यही आपका सील है, ऑफिशियल सील, ठीक है। अब देख लो ये वाले ऑफिशियल सील तक पहुंच पाते हो कि नहीं, यही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे भावनाओं को जोड़ना है। आप भावनाओं को दिल में जोड़ रखे हो, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा। चल, ये क्या था, स्टेट एम्बलम ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो जीआई टैग्स ऑफ छत्तीसगढ़, देन स्टेट एम्बलम। नाउ नेक्स्ट वन, अगला लिखो, स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज, पुट अ डैश एंड राइट। ड्यू टू द large number of speakers of Chhattisgarhi language, due to the large number of speakers of Chhattisgarhi language, the 28th November is declared as the Rajya Bhasha Divas, declared as the Rajya Bhasha Divas, Rajya Bhasha Divas, in year 2007, in year 2007. This day is chosen, this day is chosen as, क्यों चूज किया गया था, उस दिन बिल पास हुआ था, ठीक है ना, ऑलरेडी लिखा दिए क्या विश्वनी सर, बताएं। हाँ, दिस डे इज चूजन एज द राज्य भाषा दिवस बिकॉज ऑन दिस डे द बिल रिगार्डिंग द सेम is passed by Legislative Assembly of Chhattisgarh. The bill regarding the same is passed by the State Legislative Assembly. अभी क्लियर है Legislative Assembly क्या है? State Legislative Assembly of छत्तीसगढ़. इससे मनाया जाता है राज्य भाषा दिवस. नेक्स्ट, राज्य दिवस. नेक्स्ट वन, राज्य दिवस. बैकग्राउंड, स्टेट डे. The 1st of November was celebrated as, is celebrated as the state day because on this day by the MP State Reorganization Act of 2000, MP State Reorganization Act of 2000, the state of Chhattisgarh was made. The state of Chhattisgarh was made. तो एक आपका राज्य भाषा दिवस, एक है राज्य भाषा जो लैंग्वेज है, एक है हमारा राज्य दिवस. नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेट बर्ड. इसके बारे में डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़े नहीं पढ़े हैं, पढ़ाऊंगा वहाँ पर, अभी यहाँ पर लिखवा रहा हूँ. स्टेट बर्ड, बर्ड पक्षी, पहाड़ी मैना, मोर मैना, ठीक है, लिखोगे. द पहाड़ी मैना, द बस्तर हिली मैना लिखो, पहाड़ी मत लिखो. द बस्तर हिली मैना was accorded the status of, was accorded, ACCORDED, was accorded the status of state bird
was accorded the status of state bird on July 2001. ठीक है, तो स्टेट बर्ड क्या है? बस्तर हिली मैना। अंडरलाइन कर लो, बस्तर हिली मैना, MYNA। उसके बारे में डिटेल बाद में बताता हूँ, ये आप करा दूँ यहीं पे, करा ही देता हूँ, छोड़ो बाद में, फिर बाद में मेरे को याद दिलाना कि करा दियो सर, ठीक है? नहीं तो ज्योग्राफी फिर से पढ़ रहे हैं, टाइम बचाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। चलो तो यहीं पे बता देता हूँ इसके बारे में। तो बस्तर हिली मैना, पहले थोड़ा सा समझते हैं हिली मैना के बारे में। ठीक है, जो हिली मैना है, ठीक है ना, बड़ी है, इस अगर देखोगे तो हिली मैना इंडिया में जो मिलती हैं, देयर आर द 4 वेरिएंट्स ऑफ हिली मैनास। इंडिया में 4 प्रकार की मैना मिलती हैं। ठीक है, पहली मैना जिसको बोलते हैं, फर्स्ट इज मालाबार हिली मैना, मालाबार हिली मैना। दूसरी, सेकंड है अंडमानीज हिली मैना, जो अंडमान की रीजन में मिलती है। तीसरी हिली मैना जो मिलती है कहाँ पर? हिमालय के शिवालिक रीजन में, जिसको बोलते हैं शिवालिक हिली मैना। और चौथी हिली मैना जो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलती है, जिसका नाम है बस्तर हिली मैना। ऐसा लग रहा है हिली सरनेम है, नहीं, लेकिन हिली क्या जगह का नाम, ठीक है ना, बस्तर हिली मैना। ठीक है, तो पहाड़ में रहने वाली जो मैना है, ये 4 प्रकार के इंडिया में मिलती हैं। आउट ऑफ दिस, इन आवर स्टेट द बस्तर हिली मैना इज फाउंड। हमारे स्टेट में क्या मिलती है? बस्तर हिली मैना। ठीक है, सो इट इज नेटिव बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़, नेटिव बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब इसका ओरिजिन छत्तीसगढ़ में ही है और ये छत्तीसगढ़ में ही है और कहीं नहीं मिलती। सो इट इज अ नेटिव बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़, बस्तर हिली मैना। एंड आउट ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ मैना, इट इज द लार्जेस्ट मैना। ठीक है ना, जितने भी मैना बर्ड हैं उसमें से ये क्या है? लार्जेस्ट स्पीसीज है। ठीक है, मतलब सारे को लड़वा दो तो ये जीत जाएगी। ये वाला किया हो कि नहीं? बचपन में खेलते थे कि नहीं? हनुमान जी और अगर गणेश में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? कितने लोग करवाए हैं बचपन में अपने थॉट में? कौन जीता था? नहीं कर रहे हो यार, तो फिर क्या जी हो? कल्चर पढ़ रहे हो और ये सब नहीं किए हो। कल्चर यही तो है। ये बोल रहा है मैं नहीं करवाया हूँ। किसको लड़वाता था? अंडरटेकर और केन को। ये अंडरटेकर और केन वाला है। ठीक है, सनी देओल और अजय देवगन की लड़ाई हो जाएगी तो कौन जीतेगा? पिक्चर में वो हार गया, दुखी होकर बाहर आ गए। ऐसा तो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही मैं सोचते रहता हूँ उल्टा सीधा, बोला इन सबकी लड़ाई कराए तो जीत जाएगा, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इट इज़ अ नेटिव बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ मैना। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा बस्तर हिली मैना के बारे में और अच्छे से समझते हैं। बस्तर हिली मैना, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आई थी हिली मैना। बोले बताओ मेरे बारे में। अरे बताए लोग, पता नहीं लिखे क्या लिखे नहीं। ठीक है, तो इसका पहले तो देखते हैं साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, ग्रैकुला, ड्रैकुला नहीं लिख लेना है, ग्रैकुला रेलिगियोसा पेनिनसुलारिस। रेलिगियोसा पेनिनसुलारिस। अब ये नाम क्यों पड़ा ये नहीं पता, बस साइंटिफिक नेम है ग्रैकुला रेलिगियोसा पेनिनसुलारिस। तो इसका ये एक साइंटिफिक नेम है, प्लीज़ याद कर लेना। अभी एक दूसरा आएगा बबलू बुबालिस, ठीक है, उसके बारे में बात देखेंगे। अभी फिलहाल इसको देखते हैं, ग्रैकुला रेलिगियोसा पेनिनसुलारिस। अब थोड़ा सा हम लोग हिली मैना के बारे में चलते हैं, ठीक है ना। इसके थोड़ी सी बॉडली फीचर्स को समझते हैं। बॉडली फीचर्स ऑफ हिली मैना, या ऐसा लिखो फीचर्स ऑफ हिली मैना भी अगर लिख सकते हो, जैसा चाहो। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हिली मैना को ड्रॉ करते हैं। पता नहीं ना, मुर्गा उर्गा जैसे दिखेगा तो खाना है नहीं बोलना, ठीक है।
मेरे को क्या कि बर्ड वर्ड बनाने वाना नहीं आता, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। बहुत बार ये तो सही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इतना। ओए तू इधर रुक। ज़्यादा बड़ी बन गई थी यार, सॉरी, इतनी बड़ी नहीं है वो। क्या लग रहा है, मक्खी? कौन है मक्खी लग रहा है? किसने बोला मक्खी लग रहा है? बताओ तो, क्या लग रहा है तेरे को? इसमें ऐसा मधुमक्खी का कौन सा अंग दिख रहा है मेरे को? ऐसा मधुमक्खी का चोंच होता है? तेरी मधुमक्खी का नाम क्या है? उसका चोंच इसको याद है, वही पूछ रहा हूँ। तुम्हारी मधुमक्खी का नाम क्या, पहले ये बताओ, जिससे चोंच लड़ाया जा रहा है ऐसे? हाँ, मधुमक्खी का चोंच कब से देख लिया तू? उसका जो नीडल रहता है। उल्टी सीधी बातें कर रहा है ये लड़का, आपत्तिजनक बातें करता है ये लड़का। ठीक है, आंखों भी बना देते ना, हमारी हिली मैना है ये। ठीक है, तो जो बस्तर हिली मैना है, इसकी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसका कलर। ठीक है, तो लार्जली इसका पूरा जो बॉडी है वो क्या है? ब्लैक कलर। ब्लैक में मेनली जो उसका ज़्यादा बॉडी पार्ट है वो ब्लैक कलर का है, बट कुछ और कलर्स भी हैं। ठीक है, मेन तो ब्लैक कलर की है, पर उसके साथ साथ कुछ और भी कलर्स है। जैसे कि इसका जो बीक है, चोंच, बीक, ठीक है, वो होता है ऑरेंज कलर का। तो बीक इज ऑफ ऑरेंज कलर। ये लेग्स वो किस कलर के होते हैं? येलो। ठीक है, तो जो उसके लेग्स हैं वो येलो कलर के। जो लेग्स होते हैं वो येलो कलर के। जो उसका फेदर है, पंख, पंख के ऊपर कुछ इस तरीके से मार्क होते हैं। ऐसा एक मार्क होता है पंख के ऊपर, एक मार्क है विच इज कॉल्ड एज मिरर। मिरर, मार्क ऑन फेदर। ठीक है, तो उसका जो पंख है जिसको फेदर बोलते हैं, उसमें एक मार्क होता है जो कि वाइट कलर का होता है, वाइट इन कलर, जिसको क्या बोला जाता है? मिरर। याद रहेगा। तो जो हमारी पहाड़ी मैना है, हिली मैना, वो ब्लैक कलर की है। सेकेंड, इसका बीक जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, लेग्स येलो कलर के, और जो उसके पंख में मिरर बना होता है वो वाइट कलर का। ठीक है, तो ये मैना की स्पेशलिटी है भाई। पहले तो देख लो हमारी पहाड़ी मैना है कैसी, सुंदर दिख रही है अभी। ठीक है, हाँ कलरफुल है ना, सुंदर दिख रही, नहीं बोलना पड़ेगा। और मधुमक्खी वाले, एक मिनट दिखा, नहीं कॉपी दिखा ना। मांगना मांगना, अरे यार इधर इधर, ये देखो, ये दोनों में ज्यादा सुंदर कौन है? चिड़िया बनाना था, खुद चूहा बनाकर इसको मधुमक्खी बोल रहा है। ये किसी एंगल से बर्ड लग रही है, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत लग रही है। नहीं, ये क्या है? छोड़ दे यार, मतलब क्या बनाया है, लेकिन बहुत गंदा। मैं जिंदगी में सबसे गंदी चीज, एक बार एक टंकी में मरा हुआ सांप देखा था, उससे भी गंदा है। बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को। ठीक है, इसको तो काटो, इसको काटो, दूसरा बनाओ। ठीक है, चलो वापस आओ यार, चलो हटाओ। ठीक है, तो कलर क्या है इसका? ब्लैक है, बीक ऑरेंज कलर का, लेग्स येलो, और मिरर जो है, जो पंख के ऊपर बना हुआ है, वो क्या होता है? वाइट कलर का होता है। क्लियर है? तो ये इसके बॉडली फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसके साथ इसके थोड़े से और चाल को देखते हैं। अब देखो इसके बॉडी में पहली बात उसका वेट। वेट तो एक जो यंग फुल्ली ग्रोन पहाड़ी मैना होती है वो कितने केजी की हो सकती है? अराउंड